नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बेटा बात करेंगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इस बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं आज की क्लास में आपको कंटेंट दे दूंगा और हम कुछ रेगुलर रिपीट होने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आज की इसी क्लास में कर लेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा और कंटेंट बेस्ड होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में कहते हैं कंप्ट्रोलर। कंट्रोलर नहीं है, कंप्ट्रोलर है, एम लगा हुआ है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपको जानकारी हो गई नाम की। इसे शॉर्टकट में कहते हैं कैग, यानी कि CAG। CAG का बेसिक आखिर शुरुआत कहां से होती है? जब कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अपने व्यापारियों में, मर्चेंट के बीच में जो लेन देन हो रहा था उसकी देख रेख के लिए शुरुआत की गई एक संस्था की, जिसे नाम दिया गया कैग, यानी कि नियंत्रण वाली एक संस्था। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या आप अपनी जानकारी के लिए याद रखना चाहते हैं तो याद रखेंगे, ये जो हमारा CAG है 1753 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। और क्यों स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे उनकी जांच के लिए। जो व्यापारी थे वो किस तरीके से व्यापार कर रहे हैं, कहीं धोखा तो नहीं दे रहे, इन चीजों की जानकारी के लिए दरअसल CAG का क्या किया गया? निर्माण किया गया। यह व्यवस्था बनी और यह व्यवस्था चलती रही और आगे बढ़ती चली गई। इसे आगे चलकर जब 1935 का एक्ट 1935 एक्ट आया तो उस एक्ट के माध्यम से बेटा इसे वैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। क्या दिया गया? वैधानिक दर्जा इसको दिया गया। इससे पहले वैधानिक दर्जा नहीं था, इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। इसका काम क्या था? जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों को चेक करने का काम इसका था कि कंपनी को जिस उद्देश्य के लिए पैसा मिला, क्या उसी उद्देश्य में पैसा खर्च किया गया, और दूसरे उद्देश्य में खर्च किया गया तो कहां खर्च किया गया, ऐसी जानकारी के लिए इस सिस्टम की, इसकी क्या की गई? व्यवस्था की गई। जब भारत आजाद हुआ और भारत ने अपना संविधान बनाना शुरू किया तो बाबा साहब BR अम्बेडकर ने कहा हमें इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और इसके लिए CAG को आजादी के बाद इसे अनुच्छेद नंबर 148 से 151 तक संवैधानिक बना दिया गया, या इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक पद बनाया गया और संवैधानिक इसको दर्जा दिया गया। तो इसके बारे में जो भी डिटेल बेसिक आपको मिलेगी आर्टिकल 148 से 151 के बीच में मिलेगी। भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, इसका अनुच्छेद है आर्टिकल 148। इसका चुनाव नहीं होगा, इसकी नियुक्ति की जाएगी और नियुक्ति के लिए भी आर्टिकल 148 है। तो जितना भी काम है, नियुक्ति, कार्यकाल, पद मुक्ति, पद से हटाना, शपथ, सब कुछ इसका केवल और केवल एक आर्टिकल नंबर 148 में दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि CAG के बारे में चर्चा कहां पर की गई है तो आपको आंख बंद करके बताना है कि CAG की चर्चा की गई है आर्टिकल 148 में। इसके बाद हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। बाबा साहब यानी कि BR अम्बेडकर जी, अम्बेडकर ने कैग को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया है। को सबसे महत्वपूर्ण पद, कौन सा पद? अधिकारियों वाला, मतलब सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना है कि यह एक ऐसा अधिकारी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह अपने ईमानदारी के साथ बहुत अच्छा करने वाला है। देश के लिए इसकी सख्त जरूरत है। तो ठीक था, हमने इसकी स्थापना कर ली, आजादी के साथ हमने संविधान को लागू किया और हमने इस पद की भी नियुक्ति कर दी। जैसे ही हमारा ये संविधान बना, संविधान बनने के साथ ही हमने क्या किया? हमने नियुक्ति कर दी। किसकी? हमने नियुक्ति कर दी प्रथम CAG की।
कलर दिखाई दे रहा है ना, प्रथम CAG। अगर हम बात करें कि पहले हमारे देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो वो हैं वी नरहरि जी। आपको याद रखना है कि पहले जो थे वो थे वी नरहरि, और अभी की बात करूं मैं, मार्च महीने की बात करूं, मार्च महीने में 2023 में गिरीश चंद्र मुर्मू। वी नरहरि राव जी तो ये प्रथम थे, फर्स्ट थे, और वर्तमान में जो है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये बेसिक था। अब हम चलते हैं आगे और एक एक चीजों को समझते हैं। क्या समझते हैं? जैसे अगर कोई भी व्यक्ति CAG बनना चाहता है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि CAG बनने के लिए, कलर दिख रहा है ना, ठीक है, संविधान में कोई चर्चा नहीं है, संविधान में नहीं दी गई। संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है कि किस व्यक्ति को बनाया जाएगा। कहा गया राष्ट्रपति जिन्हें समझे उनको बनाया जा सकता। लेकिन परंपराओं में हमने इसको एक नियम में ढाला है। परंपरा में नियमों के माध्यम से एक बनाया गया। क्या बनाया गया? बनाया गया कि प्रथम भारत का नागरिक हो। ये जरूरी नहीं, मतलब ये तो जरूरी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन आगे की जो क्वालिफिकेशन है वो जरूरी नहीं है, वो आगे पीछे कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन हम एक मापदंड का प्रयोग फिर भी करते हैं। प्रथम भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक हो। सेकंड, द्वितीय क्या होना चाहिए? द्वितीय होना चाहिए प्रशासनिक अनुभव। प्रशासनिक अनुभव, और प्रशासनिक अनुभव कितना होना चाहिए? 10 साल का होना चाहिए। अथवा क्या होना चाहिए? अगर प्रशासनिक अनुभव 10 साल का नहीं है तो अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, मतलब इकोनॉमी में अच्छा हो, या राष्ट्रपति के इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे चाहे उसे राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। मैं बार बार शब्द प्रयोग कर रहा हूं, नियुक्त, अर्थात इनका चुनाव नहीं होता और राष्ट्रपति के द्वारा CAG की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति की जाती है। तो ये तो हुआ क्वालिफिकेशन। बेसिक कुछ क्वालिफिकेशन है नहीं, और जो है वो ये कि प्रशासनिक अनुभव हो, अर्थशास्त्र का ज्ञानी हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद जब इतनी क्वालिफिकेशन होती है तो अगली चीज आती है नियुक्ति, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि सारी जानकारी आर्टिकल 148 में है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त होने के बाद चर्चा होती है शपथ की। आर्टिकल 148 यहां पे 2 देख सकते हैं, 1482। और यहां पर अगर हम चर्चा करें कि इनकी शपथ, तो शपथ कौन दिलाता है भाई? शपथ दिलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? याद रखेंगे, इन्हें शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आर्टिकल नंबर 148(2) क्लॉज 2 में दिया गया। शपथ क्लियर हो गई। अगर शपथ ले लिया तो अब कार्यकाल शुरू होगा, और कार्यकाल शुरू होगा तो हमें अगली चीज जाननी है कि टाइम ऑफ ऑफिस कितना होगा, कितने दिन काम करेगा। तो काम करने के लिए बताया गया, यह बात भी आर्टिकल 148 में ही है। यहां पर बताया गया नंबर 1 कि 6 साल तक का कार्यकाल होगा, या 65 वर्ष की आयु तक ही कार्य करेंगे। 65 साल से ज्यादा की उम्र में नहीं। अगर 50 में आए हैं, तो हाँ 50 में आए तो 6 साल पूरा पूरा मिल जाएगा। 62 साल में आए हैं तो 3 साल का ही कार्यकाल मिलेगा। या अगर डेथ हो जाए तो काम खत्म, मृत्यु हो गई तो कार्यकाल इनके पुत्र को नहीं मिलेगा। या त्याग पत्र दे दें। त्याग पत्र मतलब रिजाइन कर दें। रिजाइन किसको करेंगे? जिसने नियुक्त किया है राष्ट्रपति को ही क्या करेंगे? त्याग पत्र देंगे। या एक काम और किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह संसद द्वारा हटाया जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट को
सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरह से इनको भी हटाया जाएगा। अगर कार्यकाल से पहले हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह संसद द्वारा ही इनको हटाया जाएगा। इन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। एक बार बन गए तो अब 6 साल से पहले कोई हटाने वाला नहीं है। एज आ गई तो कोई बात नहीं, अगर अक्षम हो गए तो फिर तो आपके खिलाफ क्या होगा, अभियोग लगाया जाएगा और फिर उस अभियोग पर लोकसभा राज्यसभा चेक करेगी और फिर आपको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो यह कार्यकाल का इनका क्या है, कार्यकाल का इनका सिस्टम है। अब इसके बाद हम आगे चले, अगला चीज क्या है, कार्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर थोड़ी सी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिएगा आपने सुना होगा चारा घोटाला। चारा घोटाला में हुआ क्या कि पैसा लिया गया चारे के लिए और खर्च कर दिया गया किसी दूसरे काम में। तो जिस उद्देश्य के लिए संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि से पैसा निकाला गया है, अगर उसी अकाउंट उसी काम में खर्च हुआ है तब तो ठीक है, दूसरी जगह खर्च हुआ है, दूसरे कार्यों में खर्च किया गया है, तो उसको चेक करेगा और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो भी चीजें होती हैं। तो इसका काम क्या है, मैं एक लाइन में लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। क्या है, अगर इसके कार्यों की बात करें तो CAG, ध्यान से देखिएगा, मेरे शब्द सुनिएगा, राज्य प्लस देश प्लस सरकारी कंपनी, 3 चीज आपको याद रखनी, राज्य, भारत, सरकारी कंपनी, NTPC, धेल, गेलबेल, LIC वगैरह, इनके आय व्यय का क्या करती है, आय और व्यय का लेखा परीक्षण करने का काम किसका है, लेखा परीक्षण। मैंने कहा लेखा परीक्षण मतलब ऑडिट कर रहा है, कंट्रोल यानी कि कंट्रोल, नियंत्रण का काम नहीं कर रहा। ये वाला काम नहीं है, केवल ये वाला काम कर रहा है। इसीलिए पालकी वाला जी ने क्या कहा है कि यह एक ऐसा पद है जिसका जैसा नाम वैसा काम नहीं है। कटु आलोचना किसने की है, लेखा परीक्षण। मैं यहां पे लिख देता हूं, पालकी वाला ने कैग की आलोचना की है और क्या कहा है कि ये क्या है, ये है मिसनॉमर। मिसनॉमर यानी कि नाम के अनुरूप काम नहीं करता। नाम में तो कंट्रोलर है, नियंत्रक है, लेकिन नियंत्रण का काम नहीं करता है, केवल लेखा परीक्षण का काम करता है। किसका, राज्य, देश, सरकारी कंपनी के आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है। अर्थात मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करूंगा आपके लिए, अर्थात संचित निधि, जिसे आप क्या कहते हो, कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल नंबर 266, आकस्मिक निधि, जिसे आप कहते हो आर्टिकल 267, कॉन्टीजेंसी फंड, और लोक लेखा। लोक लेखा मतलब सरकारी जो पैसा होता है, मतलब हम लोग बैंक वगैरह में जो पैसा FD वगैरह करा के रखते हैं वो वाला। ये 266 एक है और ये 266 दो है। लोक लेखा, इन तीनों में संचित निधि जिसपे अपन बजट वगैरह बनाते हैं, भारत सरकार का जितना इनकम टैक्स सब इसी में जाता है और राष्ट्रपति की सैलरी वगैरह इसी से आती है, इसी से बजट बनता है। इसमें जो पैसा आया गया 5 करोड़ 500 करोड़ जो राष्ट्रपति के पास होता है, इमरजेंसी में खर्च करता है, और पूरी दुनिया का जो पैसा भारत में जो जमा है, भारत सरकार के पास जो गिरवी रखा है, इस पर पैसा कहां से आया, कहां जाएगा, ये चेक करने का काम किसका है, ये चेक करने का काम इनका है। किसका किसका, राज्यों का, सभी राज्य, देश, सभी देश, सरकारी कंपनी, यूनियन टेरिटरी में जहां पर विधानसभा है वहां का भी यही चेक करता है। और जो आपके मतलब क्या ग्राम पंचायत है, अगर राज्यपाल परमिशन दे, रिक्वेस्ट करे, तो ग्राम पंचायतों का ऑडिट भी ये करता है, उनका भी लेखा परीक्षण कर देता है कि लाओ देख देते हैं। अब ये तो पता चल गया कि काम किनका करता है, और काम के 2 उद्देश्य हैं। चेक क्या करता है, इनमें इनकी आय व्यय का लेखा परीक्षण के इसमें जो उद्देश्य इसके आते हैं वो उद्देश्य इस तरह से हैं, जिस कार्य के लिए पैसा मिला उसी में खर्च हो। अर्थात मान लीजिएगा हमने आपको पैसा दिया कि आप सड़क बनाओ, लेकिन आपने किसी दूसरे काम में क्या कर दिया, पैसे को खर्च कर दिया, और
सरकारी धन की जो बर्बादी हो रही है रोकना, सरकारी धन की बर्बादी रोकना। इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह भारत के वित्त का संरक्षक है। हम सीएजी को क्या कहते हैं? हम सीएजी को कहते हैं कि सीएजी जो है वित्त का संरक्षक है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भारतीय वित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है? कस्टोडियन ऑफ फाइनेंस, देश के वित्त का, देश के पैसे का संरक्षक सीएजी ही होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही होता है। उद्देश्य क्या है? ये देखेगा पैसा जिस उद्देश्य के लिए मिला उसी में खर्च हुआ कि नहीं। अब देखो ये क्या करता है? घोटाले चेक करता है। जैसे मैं आपको यहां पे समझाता हूं घोटाले कैसे चेक करता है। जैसे मान लीजिएगा कि एक प्रोग्राम है, एक सड़क बनाने के लिए पैसा दिया गया कि 4 इंच मोटी सड़क बनानी चाहिए और इसके लिए पैसा दिया गया, और सड़क बनाने में जो सीमेंट मार्केट रेट में है वो सीमेंट है 200 रुपए बोरी का। ठीक है, 200 रुपए बोरी की सीमेंट है। अब इसमें किया क्या गया? अब इसमें जो सड़क बनाई गई वो सड़क इस तरह से बनाई गई, 4 इंच तो होनी चाहिए थी, लेकिन होशियारी की गई, सड़क को बीच से ऐसे किया गया। किनारे तो 4 इंच का है लेकिन बीच में 2 या 1 इंच का बना दिया गया। ये वाला घोटाला कर लिया गया। और जब कैश मेमो में बिल बनाया गया तो लिखा गया कि 400 रुपए प्रति बोरी का सीमेंट लगाया गया। अर्थात ये चेक करेगा कि मार्केट रेट तो 200 का है, तुमने 400 का कहां से खरीदा। लेकिन इसका कार्य खर्च होने के बाद होता है। अर्थात हम कहते हैं कि इसका जो कार्य है वो आप इस तरह से समझेंगे कि इसका कार्य भूतलक्षी है। भूतलक्षी कार्य, भूतलक्षी कार्य का मतलब जब पैसा खर्च हो जाता है तब यह चेक करने का काम करता है। एक्स पोस्ट फैक्टो वर्क होता है, जब पैसा खर्च हो गया तब, तो पैसा खर्च होने के बाद तो वापस नहीं आता। अब जैसे मान लीजिएगा कि इन्होंने चेक कर लिया कि एक बोरी में 200 रुपए का घोटाला है और टोटल 10,000 बोरी लगाई गई, तो 200 गुणे 10,000 और टोटल खर्चा एक क्या बना ली गई? इन्होंने पूरी अपनी रिपोर्ट बना ली। और इस रिपोर्ट को ये किसको सौंपते हैं? आर्टिकल नंबर 151 के तहत यह अपनी रिपोर्ट को सौंपते हैं राष्ट्रपति को। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इसी रिपोर्ट को संसद में रखवाता है और संसद में इसे पीएसी चेक करती है। अर्थात कैग की रिपोर्ट को, जो सीएजी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को चेक करने का काम किसका है? पब्लिक अकाउंट कमेटी का, लोक लेखा समिति का होता है। आपने सुना भी होगा कि लोक लेखा समिति में 15 सदस्य आपके लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और ये जो सीएजी है ये पीएसी का पथ प्रदर्शक होता है, मित्र होता है। कैग पीएसी का मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। एक बात क्लियर हुई कि अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति रिपोर्ट को सदन में रखवाता है, वहां चेक किया जाता है। घोटाला हुआ तो घोटाला, नहीं घोटाला हुआ तो कोई बात नहीं, वहीं पे क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। अभी अगर इसके जो मैं यहां पे कार्य लिखा हूं, संचित निधि, आकस्मिक निधि, इसका आर्टिकल है 149, ये रह गया था तो इसको भी बता देता हूं कि इसके जो कार्य हैं, कार्यों के बारे में जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 149। अब ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति क्या करेगा? सदन में रखवा देगा। गलत होगा तो सदन उस पर चेक करेगी, फर्जी या जो भी है वो चेक करके फिर आगे भेज दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट। फिर वहां पे जो भी सजा वगैरह का जो प्रावधान है उसके हिसाब से लोगों को सजा मिलती है। तो ये था आपका क्या? ये था आपका आज का टॉपिक, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर कोई चीज रह गई है तो वो हम वहां पे क्या कर सकते हैं? वो हम वहां पे सीख सकते हैं। आइएगा अब हम करते हैं यहां पे कुछ क्वेश्चन। देखिएगा, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति है वो है सीएजी में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में इसको पाया जाता है। सैलरी नहीं बताई है, सैलरी याद रखेंगे। योग्यता हटाने की सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है तो सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी। याद रखेंगे कि जो सैलरी होती है वो, जैसे हटाने की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है,
तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही सैलरी मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना है? कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का कार्य होता है आपके सीएजी का। आगे चलते हैं, कैग सेवानिवृत्त कब होते हैं? इन्हें कब हटाया जाता है? नियुक्ति के 6 साल बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। ए ऑप्शन सही है, 6 साल 62 नहीं, 62 50 65 कुछ नहीं है, सही आंसर है नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु होने पर। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है के चंदा, जो कि क्या थे? जो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कब अध्यक्ष थे वित्त आयोग के? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे 1962 से 66। बनाया गया था ये किस क्रम के कैग के अध्यक्ष थे? वी नरहरि राव जी के बाद ये कैग थे, सेकंड नंबर के कैग थे, अर्थात दूसरे सीएजी थे, सीएजी, और बाद में क्या बने? फाइनेंशियल जो है आपके कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, पहले सीएजी थे। मैं आपको यहां पर बस इतना बताना चाह रहा हूं कि जो हमारी बुक है लक्ष्मीकांत, उसमें एक जगह पर लिखा गया है कि यह दोबारा कोई पद धारण नहीं कर सकता है। तो यह बात 1962-66 की थी, तो तब तो चल जा रहा था, किसी को कहीं भी नियुक्त कर दे रहे थे। लेकिन एक नया अधिनियम बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया 1971 में, सीएजी के कर्तव्य नियुक्ति अधिनियम, जिसे आप सेवा शर्त भी कह सकते हैं, सेवा शर्तें। यह पहले की बात थी, 1971 में आया सीएजी के कर्तव्य नियुक्ति अधिनियम या सेवानिवृत्त सेवा काल से संबंधित एक्ट आया। इस एक्ट के माध्यम से इनको कंट्रोल कर लिया गया कि अब आप सीएजी बन गए हो तो अब कोई दूसरा पद धारण नहीं करोगे। बट यहां वो सेकंड थे, इसका आंसर ये है, ये अध्यक्ष भी थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी प्रकार से जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी प्रकार से जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। बी ऑप्शन सही है बाकी का। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सीएजी लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता नहीं, लोकसभा राज्यसभा की बैठक में भाग नहीं लेता। पीएसी की सहायता कर सकता है, पीएसी की सहायता कर सकता है क्योंकि उसका मित्र है, यह गलत है। सीएजी की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह-विस्तृत है, संघ सरकार प्लस राज्य सरकार प्लस जो कंपनियां हैं जो भारत सरकार में व्यापार कर रही हैं भारत के भीतर, वो सभी। तो ये भी आपका गलत हो गया, 1 2 यहां पे ऑप्शन होना चाहिए था, ए बी सी डी। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। भारत के समपरीक्षा एवं लेखा परीक्षणों का प्रधान कौन होता है? समपरीक्षा, देखो एक शब्द आता है अंकेक्षण। अगर अंकेक्षण आता है तो ये आर्टिकल 151 में है, ये सीएजी ही करता है। तो अगर कभी शब्द आ जाए कि अंकेक्षण और आप परेशान हो जाओ तो यहां पे ये याद रखेंगे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद की। वो मानेगा इसकी रिपोर्ट या नहीं मानेगा, ये संसद पर डिपेंड करता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में सही है? कोई भी मंत्री तो हो ही नहीं सकता। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 58 साल नहीं 65 साल, इसे संसद द्वारा हटाया जा सकता है, सही बात है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, महान्यायवादी शामिल होता है, यह गलत है। अगर यहां महान्यायवादी होता तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, नियंत्रक लेखा परीक्षक अनुसूची के तहत शपथ लेगा, आर्टिकल नंबर 148(2) में ये बातें हैं। केंद्र की राज्य की जो लेखा संपरीक्षा है वो आर्टिकल 150 में है, अनुच्छेद 150। क्योंकि यहां पे चल ही रहा था तो अगर ये वाला आर्टिकल छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। संघ एवं राज्य की लेखा परीक्षण, आर्टिकल नंबर 150 में। तो मैंने देखो आज आपके 10 क्वेश्चन भी करवा दिए, पूरा समझा भी दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें बहुत प्यार से समझ में आ गई होंगी। मुझे दीजिएगा आज्ञा, फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, नई चीजों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।
हंसते मुस्कुराते रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। टाटा बाय, टेक केयर।